Good morning, everyone. सभी को good morning. So, practically, we will be discussing about some of your questions that you have been asking at इम्तिहान at offline center. So, उन सारे questions का पहले मैं आंसर कर दूं, ठीक है? I'll take 15 to 20 minutes in answering those. और उसके बाद आपके मन में जो भी डाउट्स रहते हैं ना, आप वो पूछ सकते हो, ओके? सो बेसिकली आंसर कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, लास्ट मिनट पर क्या पढ़ाई वगैरह करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? सो व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, तो आई वॉज करेक्टिंग सम ऑफ योर ऑनलाइन आंसर कॉपीज, ठीक है? और वहां पर मैंने बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स देखे हैं, तो एक बार कॉमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो कॉमन मिस्टेक्स में बेसिकली प्रेजेंटेशन का मिस्टेक्स है बहुत के कॉपियों में, ठीक है? जैसे आप क्वेश्चन का जो नंबरिंग करते हो, ठीक है? क्वेश्चन का जो नंबरिंग करते हो, ठीक है? ये आपकी कॉपी है इस तरीके से, है ना? और यहाँ पर मार्जिन बना होता है। हैव यू सीन दैट? यहाँ पर लिखना होता है क्वेश्चन नंबर की संख्या, या लिखी होती है, लिखी होती नहीं लिखी होती है, ये बताओ? और साथ में क्या लिखा होता है राइट साइड में, कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू बी विद इन दिस टू मार्जिन। यहीं से यहीं का स्पेस यूटिलाइज करना है आंसर लिखने के लिए। बाहर अगर गया तो मार्क्स गया कट, ठीक है? बाहर अगर गया तो मार्क्स जाएगा कट। प्लस क्वेश्चन नंबर की संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या डालें, तो यू विल बी राइटिंग क्वेश्चन नंबर हियर। कुछ मैंने देखा यहाँ लोग लिखते हैं सेक्शन ए, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2। अरे ये सब मत करो, जब बोल रखा है उन्होंने जो चीज करना है तो वो सब करा करो ना। ऐसे एग्जामिनर को पहचानने में आसान होता है। जितना डिफिकल्ट बनाओगे एग्जामिनर के लिए, उतना मार्क्स वो काटता चला जाएगा, ठीक है? तो पहला है क्वेश्चन की नंबरिंग। दूसरा है ये मार्जिन वाला, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, मार्जिन के बाहर नहीं लिखना, चाहे जो हो जाए। आप अगला लाइन यूज कर लो, अगला सेंटेंस यूज कर लो, ठीक है? बट डोंट राइट आउटसाइड द मार्जिन, तो राइट विद इन द मार्जिन, ठीक है? थर्ड, आपके आंसर्स में बहुत सारे कॉपीज में सुपरफ्लुअस आंसर होते हैं, मतलब दे आर विदाउट एग्जाम्पल्स, ठीक है? अब सर हर लाइन का तो एग्जाम्पल नहीं लिख पाएंगे, तो मैं लिखने भी नहीं बोल रहा हूं हर लाइन का एग्जाम्पल। आई एम जस्ट सेइंग कि जहां पर भी आप एग्जाम्पल इंसर्ट कर सकते हो, डू यूज इट, ओके? एग्जाम्पल्स हो गया, डेटा यूज हो गया, ठीक है? तो जहां पर भी आप यूज कर सकते हो, प्लीज इसको यूज कीजिएगा, ठीक है? फोर्थ, फोर्थ इज विद रिस्पेक्ट टू डेटा इटसेल्फ, कि आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हैं बट डेटा उसमें नहीं है, तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है आपको एग्जाम में, ठीक है? उसके बाद ग्रामर का एरर। आप इंग्लिश में आंसर लिख रहे हैं, हिंदी में आंसर लिख रहे हैं, ग्रामर का एरर नहीं होना चाहिए, पूर्ण विराम प्रॉपर लगना चाहिए। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर नाउन जैसे इंडिया, तो यू विल बी राइटिंग इंडिया फ्रॉम आई कैपिटल, ओके? ये इंडिया नहीं लिखना है, फिर गया नंबर ये सब पर। एग्जामिनर के दिमाग में चलेगा क्या कि इसको तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का सेंस नहीं है, ये क्या आंसर लिखेगा, क्या पॉलिसी बनाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखने का ये सारी चीजें, यही सारी चीजें आप गड़बड़ करते हो और आपको मार्क्स कम आता है, फिर बोलेंगे एग्जामिनर मार्क्स नहीं दिया, देना भी नहीं चाहिए। हैंड राइटिंग, अब हैंड राइटिंग सुंदर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी व्हाट, लेजिबल, ठीक है? लेजिबल का मतलब क्या हो गया? मतलब पढ़ने योग्य होना चाहिए, ये नहीं कि ये लिख रहे हैं ऐसे करके कुछ भी, ठीक है? दिस इज वाटर, ये क्या वाटर है? दिस इज नॉट वाटर, ये ऐसे कटेगा मार्क्स। तो आपकी हैंडराइटिंग भी मैंने चेक करी है, बट इट्स एक दो में तो मतलब बहुत खराब हैंडराइटिंग है, बहुत खराब। तो हैंडराइटिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम कैलीग्राफी वाला हैंडराइटिंग होना चाहिए, बट इट शुड बी लेजिबल, दैट सामने वाला को समझ में आए, ठीक है? तो ये कुछ कॉपीज में मैंने कॉमन मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किया था, तो मैंने सोचा बता दूं आपको, आपका भला हो जाएगा जिनको भी लगता है, ठीक है? नेक्स्ट इज, पहले मेरे को बोल लेने दो, उसके बाद आपको जो मन में शंका है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट इज हाउ टू राइट एन आंसर, हाउ टू राइट एन आंसर फॉर अ, ठीक है? दो तरीके के प्रश्न है अब तो,
9 मार्कर और दूसरा 38 मार्कर। 9 10 जो हो जाए, 9 9:30 10 8 जो भी हो जाए, मतलब छोटे वाले शॉर्ट नोट्स और 38 मार्कर। ठीक है, तो शॉर्ट नोट में सबसे एकदम ध्यान रखिएगा, इट शुड बी क्रिस्प एंड कॉन्साइज। क्रिस्प एंड कॉन्साइज का मतलब एकदम टू द पॉइंट, इधर उधर बहकावे में नहीं जाना है। अगर आपसे पूछा प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन, तो आपको बस क्वालिफिकेशन लिखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, तो आपको बस अपॉइंटमेंट लिखना है, फिर क्वालिफिकेशन नहीं लिखेंगे वहां पर। ठीक है, तो बी प्रेसाइज, बी क्रिस्प एंड कॉन्साइज। नहीं तो मैं बोल रहा हूं, इसको 1.5 नंबर के लिखने के चक्कर में आपका क्या होगा, 38 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जो पूछा है, आप 2 लाइन ऑब्वियसली अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख सकते हैं, उसमें आपको जो लिखना हो आप लिखिए, लेकिन जो पूछा है वही लिखने का। अपॉइंटमेंट पूछा तो अपॉइंटमेंट लिखेंगे बस, क्वालिफिकेशन पूछा तो बस क्वालिफिकेशन लिखेंगे। हमने देखा कॉपी में अपॉइंटमेंट पूछा, पता नहीं क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट सब लिख दिए हो, तो टाइम तो वैसे भी नहीं बचेगा। फिर बोलोगे टाइम कम पड़ गया, अरे वह पूछा ही नहीं तो क्यों लिख रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, इट शुड बी क्रिस्प कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट। इफ दे आस्क यू कि हो सकता है शॉर्ट नोट में लिखने आ जाए कि G20 के 20 मेंबर्स का नाम लिखिए, तो G20 का हो रहा है इंडिया में, इंडिया उसको बहुत ये करेगा, वो सब नहीं। जब नाम पूछा है 20 नाम, तो 20 नाम लिखने होंगे आपको, बस कहानी खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने का। तो क्रिस्प एंड कॉन्साइड एंड जगह फिक्स रहेगा, 1 से 1.5 पेज मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाले से रहा। 9 मार्कर और 10 मार्कर के लिए, तो बी क्रिस्प एंड कॉन्साइज इन 9 मार्कर। नाउ व्हेन इट कम्स टू 38 मार्कर, 38 मार्कर के क्वेश्चंस में आपको हेडिंग सब हेडिंग यूज करना चाहिए। अब हेडिंग सब हेडिंग अगर सर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप यूज नहीं करते हो, तो जब आप, और यहां और लिख रहा हूं मैं, जब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, ठीक है, जब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो अंडरलाइन कीजिएगा। जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हैं ना, जो भी हेडिंग, जैसे मान लो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर लिख रहे हो या इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर लिख रहे हो, तो उसको अंडरलाइन करना, ताकि उससे पता चले कि यू हैव चेंज द टॉपिक। तो या तो हेडिंग सब हेडिंग यूज कीजिए, या तो पैराग्राफ चेंज करते वक्त उसको अंडरलाइन कीजिए। दोनों में से कोई एक काम तो आपको करना ही होगा, जो आपको आसान लगे, बट प्लीज डू इट। ओके, नाउ 38 मार्कर के लिए 4 to 4.5 पेजेस के अराउंड आपको लिखना है, अज्यूमिंग कि वो 36 पेज का कॉपी है। ठीक है, क्योंकि जगह फिक्स रहेगा, पहले ही देख लेना। सुनो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बिकॉज इस बार शायद आपके चेयरमैन ने बोला है ना कि जगह फिक्स रहेगा, यूपीएससी तरीके कॉपी होगा, बोला है ना शायद। तो आपको जब कॉपी मिलेगा, पहला 5 मिनट जब कॉपी मिलता है, तो प्लीज आप सबका जगह देख लीजिएगा कि किसके लिए कितना जगह मिला हुआ है। हो सकता है किसी एक 38 मार्कर के लिए आपको 4 पेज दे दे, और किसी दूसरे 38 मार्कर के लिए हो सकता है आपको 5 पेज दे दे। ऐसा यूपीएससी करता था, करता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस 12.5 मार्क्स का या 15 मार्क्स का, उसके लिए 3 पेजेस देगा, कुछ क्वेश्चंस के लिए 2 पेजेस देगा, ऐसा कर चुका है। तो हो सकता है ऐसा भी रहे। ऐसा मत करना कि बस एक 38 मार्कर का क्वेश्चन देख लिया, कितना पेज है 4, और अपने से अज्यूम कर लिया कि बाकी के लिए भी 4 ही पेज दिया होगा। नहीं, जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज उसको देख लेना। अच्छा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पर 4 पेजेस है, क्वेश्चन नंबर 3 पर 4 पेजेस है। हो सकता है किसी क्वेश्चन पर 4 तो कंपलसरी होगा, 5वां क्वेश्चन नंबर पर हो सकता है 5 पेज दे दे आपको लिखने के लिए। तो प्लीज सी दैट। क्या ये समझ में आ गया आपको पेजेस का? हो सकता है 4 मिल जाए, हो सकता है 5 मिल जाए, या सभी के लिए 4 या 5 मिल जाए। तो प्लीज एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना कि किसके लिए कितने पेजेस मिले हुए हैं। ऐसा ना हो कि आपने 4 पेज लिख दिया, 1 पेज खाली रह गया। ठीक है, ध्यान रखना 38 मार्कर में। बाकी तो कंटेंट वगैरह है ही अवेलेबल, इतना सारा अपने टेस्ट लिखा है। नेक्स्ट इज हाउ टू टैकल अ न्यू क्वेश्चन। हाउ टू टैकल अ न्यू क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है ना कुछ नया आ जाए वहां पर, खासकर साइंस एंड टेक में। तो न्यू क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मान लो, वैसा बहुत कम चांसेस कि आपने सुना नहीं होगा,
तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको सुना है, इतने सारे कंटेंट हैं आपके पास, आईआर का कंटेंट है, पॉलिटी का कंटेंट है, हिस्ट्री का कंटेंट है, साइंस एंड टेक का कंटेंट है, आई वुड से यूज दैट, यूज दैट एक्सपीरियंस टू राइट दिस आंसर। भले अब इसको, भले आपको मान लो कि 3 ही 4 लाइन आता है, तो प्लीज 3 4 लाइन आप लिखना, ठीक है, प्लीज 3 4 लाइन आप लिखना, तो इससे आपका सही होगा, ठीक है। प्लीज राइट डाउन दोस 3 to 4 लाइन्स, भले 2 3 ही लाइन आए, भले आपको क्वेश्चन का सिर्फ पता है कि हाँ ऐसा सुना है, तो प्लीज इंट्रोडक्शन लिख के छोड़ देना, अरे कम से कम 1 1.5 मार्क्स तो मिल जाएगा, ठीक है। और यूज दिस एक्सपीरियंस, ये वाला जो एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ ना, जो आपने पढ़ रखा है, कोशिश करना कि क्या वहां से रिलेट करके इसको लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। मैक्सिमम चांस है कि आप लिख लोगे, मैक्सिमम चांस है कि ये आपने ऐसा हार्डली होगा कि आपने नहीं सुना हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों का प्रश्न था हाउ टू रिवाइज, हाउ टू रिवाइज। तो रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया हमने आपको दिया है ये क्वेश्चन आंसर वाला मॉडल, ठीक है। आईआर का आपने कंटेंट देखा सभी ने, बताइए जल्दी से, हैव यू ऑल सीन द कंटेंट फॉर आईआर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी? सभी ने देख लिया ना, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि सबने पढ़ लिया, मैं बस ये बोल रहा हूं कि सबने कंटेंट देखा, वो वाला 64 पेज वाला, आई होप आप सबने वो कंटेंट देखा होगा। तो माई सजेशन टू यू इज, अच्छा उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, बताओ कोई टॉपिक ऐसा जो छूट गया हो, एनीवन? आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई टॉपिक छूट गया हो? आपको ऐसा लगता है, मैं बस ये पूछ रहा हूं, एनीवन कुछ सजेशंस उसके लिए, कोई टॉपिक ऐसा छूट गया हो जो हमने नहीं पूछा आपसे? एंड आई होप G20 के क्वेश्चंस के अलावा कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो रिपीट हुआ, हुआ क्या? G20 के क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ होगा। बेटा जब आईआर के बारे में बात करें तो आईआर के बारे में पढ़ लो, बिफोर वन फिर फोर फर्स्ट में, आईआर में लिख लेंगे, आपको पूरा नंबर आ जाएगा आईआर में। सूरज, जिसके बारे में ये चीज, यही चीज आप लोगों में ना थोड़ा सा अलग है, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं पहले उस चीज को क्लियर कर लो ना। सर इकोनॉमी का क्वेश्चन भेज दीजिए, मिल जाएगा यार, क्यों नहीं मिलेगा, पहले आईआर का कर लो जब बोल रहा हूं तो। ऐसा ऐसे आप बोल रहे हो जैसे आईआर में आपको पूरा मार्क्स आ जाएगा, हाँ आएगा, कभी नहीं आएगा। और उसका आपका पेपर तो मैंने चेक भी कर रखा है, ठीक है। तो प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दो ना पहले। तो आई एम जस्ट आस्किंग, क्वेश्चन एंड आंसर्स जो फॉर्मेट में आपको मॉडल में मिला हुआ है, आई एम जस्ट आस्किंग हैव वी लेफ्ट एनी टॉपिक और नॉट? उस 50 के टॉपिक्स में, ये टॉपिक्स जो है आपके सामने, ये जो टॉपिक्स 50 दे रखे, इसमें कुछ छूटा या नहीं छूटा ये बताओ। आपने कहीं और सुना होगा, कहीं और किसी जगह से सुना होगा। मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि इन केस कुछ टॉपिक छूटा है आईआर का, तो बता दीजिए, उसका भी कंटेंट हम लोग आपको बना के दे देंगे ताकि आप पढ़ लें उसको। ओके बेटा, फालतू में मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, ये मैं बस ये पूछ रहा हूं कि अगर कुछ छूट गया हो, अभी भी आपका अगर 2 3, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी तुरंत बता दो, अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक आईआर का छूट गया है, तो प्लीज लेट अस नो, विल विल मेक द कंटेंट एंड गिव इट टू यू, ताकि आप इंडिया यूएस नहीं पूछा, पूछ लिया यार, यूएस, यूएस रशिया वाला क्वेश्चन होगा ना, ये तो रहा यूएस, बेसिकली इंडिया रशिया रिलेशन पूछा है आपसे, इंडिया यूएस रिलेशन पूछा है। एक क्वेश्चन और क्या बोला गया? लोग बोल रहे हैं भूटान, भूटान नेपाल म्यांमार, है ना, भूटान म्यांमार अगला टेस्ट कब है आपका? अगला टेस्ट कब है GS2 का? आज है या कल है?
अगला टेस्ट कब है GS2 का? कब है? आज है? कल है? जस्ट वेट एंड वॉच देन। कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है, डोंट वरी। जो छूट गया है वो दैट विल बी कवर्ड अप, लोग कर लेंगे कवर, ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। पढ़ लेना, फिर तो पता चल ही गया, फिर तो पढ़ लेना कल के लिए, ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा। चलो ठीक है। इसके बावजूद मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको आज ही बता देना है। अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको चाहिए आईआर में, तो प्लीज बता देना। आई विल डू इट फॉर यू। मेरा बस हमारा बस ये है कि आपका सिलेक्शन इस बार होना चाहिए, ठीक है, अच्छा मार्क्स लिखे और सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो रिवीजन का जो मोड रहना चाहिए आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चन आंसर आप पढ़ोगे ना, प्लीज हाईलाइट कर लेना, ठीक है। हाईलाइट करके बस और बस पॉइंट्स याद रखना है। सेंटेंस याद करने के चक्कर में मत फंसना, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। बस पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। अरे सभी को ऑडियो आ रहा है? आवाज तो सुनाई दे रहा है ना सभी को? कोई ने कंप्लेन किया ऑडियो इज नॉट कमिंग? बाकी सबको आ रहा है? बाकी सबको आ रहा है, मतलब फिर आप में थोड़ा सा इश्यू होगा, ठीक है। तो वो जो मटेरियल आपको दिया गया है 64 पेजेस का बेटा, उसमें बस आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने, उसके बाद में आपको बस खाली पॉइंट्स दिमाग में रखना है और यूज करना उस पॉइंट्स को। अब देखो, से फॉर एग्जांपल ये इंडिया रशिया, ठीक है, रशिया रिलेशंस, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ गया आपका, उसमें क्या बोलते हैं, एसे में, तो इन सारे पॉइंट्स को आप यूज करो वहां पर। ये आपको इसलिए दिया गया है। बस ऐसे मत सोचना कि ये आईआर पढ़ रहे हैं हम, जस्ट थिंक इट अबाउट कि हाउ यू कैन यूज दैट इन एसे एज वेल। तो इस तरीके से आप एसे के भी पॉइंट्स वहां पर जाकर लिख सकते हो, तो ये ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो रिवीजन आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करोगे। तो आज के डेट में आपको आईआर वाला मिल गया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगला जो है वो आपको इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है। उसके बाद साइंस वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। चौथे में पॉलिटी वाला आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। पांचवे में हिस्ट्री का क्या करोगे यार, हिस्ट्री तो आप ज्यादा जानते हो हम लोग से, है ना, आपको पता भी है कि क्या क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। तो हिस्ट्री का क्या बोलूं मैं, ठीक है। तो ये चीज आपको और मिल जाएगी, ठीक है। आईआर का मिल गया है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा, साइंस का भी मिल जाएगा, पॉलिटी का भी मिल जाएगा। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट में सेकंड में तक आपको मिल जाएगा ये सारा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये मिला है, वैसे ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दूसरा मिला। बट याद, मतलब ये मतलब लाइन बाय लाइन याद करने पर चले जाना, डू इट पॉइंट वाइज, पॉइंट को दिमाग में रखने का, बस पॉइंट वाइज और कीवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक क्वेश्चन और था कि सर हमको बहुत कम नंबर आ रहा है टेस्ट सीरीज में, हमको क्या करना चाहिए। लास्ट मोमेंट में पूछे, कल या परसों कोई बच्चा पूछा है कि सर टेस्ट सीरीज में लो मार्क्स, हाउ टू टैकल दिस। तो बेटा मेरा बस आपसे यही सजेशन रहेगा, भले आपको 192 आया हो या भले आपको 130 नंबर आया हो, इंपॉर्टेंट ये है यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। पूरा कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर आपको 130 नंबर भी यहाँ पर ऐसे में 130 नंबर जीएस वगैरह में आया है और आपकी लैंग्वेज अच्छी है, तो यूज दैट लैंग्वेज टू राइट अ ब्यूटीफुल आंसर ओवर देयर, ठीक है। बीट अराउंड द बुश, एक दो डेटा बस खाली याद कर लेने का, ठीक है। एक दो डेटा हर टॉपिक पर याद करने के, जैसे एग्रीकल्चर आया तो बिहार के एग्रीकल्चर का एक दो डेटा आप याद कर ले, इंडस्ट्री आया तो इंडस्ट्री का एक दो डेटा याद कर ले, ठीक है। और उसके बाद फ्लावरी लैंग्वेज में यूज करके आप आंसर लिखो। और वो डेटा, जो डेटा और एग्जाम्पल आप लिखोगे ना, हाईलाइट दोज डेटा एन एग्जाम्पल। हाईलाइट का मतलब अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, उस डेटा को हाईलाइट कीजिए, ठीक है। हाईलाइट कीजिए एग्जाम्पल्स को और डेटा को, एक दो डेटा को, और आप यू विल बी थ्रू, ठीक है। तो प्लीज डू इट। लो मार्क्स से आपको मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सर हमको तो टेस्ट सीरीज में कम नंबर आया वहां पर, अरे ऐसा थोड़ी होता है। वहां पर जो आदमी कॉपी चेक कर रहा है उसका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है ना। हम जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं हमारा स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। हो सकता है उस दिन वो बहुत खुश हो, आपको 130 की जगह 160 देके चले आए,
ठीक है। तो सही में ये होता है। मैं मुझे लगता था कि कैसे से कॉपी चेक, बट इस बार जब मैंने आपका कॉपी चेक किया तो मैंने देखा है वो चीज, अपने साथ होते हुए देखी है वो चीज। ठीक है, कि सेम आंसर्स हैं, थोड़ा सा इधर उधर है, काफी 5-10 मार्क्स का फर्क पड़ जा रहा है कॉपी पर। ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स कि वो जो चेक कर रहा है वो किस स्टेट में अब चेक कर रहा है। 5-10 मार्क्स का फर्क पड़ता है भाई। इट डिपेंड्स ऑन मूड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट टैकलिंग शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन इन GS2 एंड IR कैसे करना है। ठीक है, फिर से बता दूंगा, लास्ट में फिर से बता दूंगा, दो लास्ट में मेरे से पूछ लेना एक बार, पहले एक बार मैं सब कर लूंगा। एक क्वेश्चन है, सर अभी टेस्ट लिख सकते हैं क्या? कैन आई टेस्ट राइट नाउ? तो बेटा 30 तारीख तक टाइम है, टेस्ट लिख लो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाद में नहीं लिख सकते हैं, बाद में लिखने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, 30 से 5 तक में टेस्ट, जो भी टेस्ट आपको लिखने आप लिख लो, कॉपी करेक्शन करा लो, बट लिख लेना। खासकर ऐसे का एक टेस्ट लिख लेना, GS का एक टेस्ट लिख लेना, प्लीज लिख लेना। उससे टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलेगा कि कितना समय आपको लग रहा है। बस और बस टेस्ट लिखने का ये मकसद होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे पहले मेरे पूरे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाने दो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबका क्वेश्चन का आंसर होगा, प्लीज एक बार वेट कर लो। जो जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो हमें कंप्लीट कर लूं, और भी इसके बाद दो चीजें और हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये भी क्वेश्चन है, ऑप्शनल का क्या करें? तो जिनका भी टेक्निकल ऑप्शन है, ठीक है, टेक्निकल इन द सेंस साइंस है, इंजीनियरिंग ऑप्शनल है, बेटा आप तो जो ये क्वेश्चन सब पूछता है ना गेट वेट वाला, ठीक है, वो कर लो। ठीक है, और गेट में भी कौन सा इजी वाला जो क्वेश्चन आता है, टफ वाला नहीं। ठीक, और जिनका आर्ट्स है, आर्ट्स सब्जेक्ट है ऑप्शनल, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, डू इट फॉर यूजीसी नेट। अब यूजीसी नेट में कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आसान होते हैं, तो इजी वाला। नाउ इसके साथ साथ थ्योरी क्वेश्चंस होता है, जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाता है कि नॉन कॉपरेशन का इफेक्ट जो है वो डिस्कस कीजिए। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट किस तरीके से इंटरमिक्स करके क्या करना चाहता, उसको डिस्कस कीजिए। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। व्हाट यू कैन डू, जो टॉपिक्स हैं थ्योरी के जो पूछे जा रहे हैं हमेशा, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, है ना। थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो हैं, जो हमेशा से पूछे गए हैं, ये तो आपको पता होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पढ़ा हुआ है। उस थ्योरी से रिलेटेड अगर कोई डेट है, उस थ्योरी से रिलेटेड मान लो आपका पॉलिटी PSIR का सब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो डू दैट, उस तरीके से ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लो। कि थ्योरी में कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है यार, ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ थ्योरी और थ्योरी रहती है। ठीक है, तो डू इट लाइक दैट। जो भी थ्योरी के क्वेश्चंस आए हैं उससे अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है तो प्लीज डू इट दैट, इन दैट वे। ऐसा मत करना कि सर ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इससे तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता है। तो थ्योरी जो है ना वो क्लियर कट रहेगा, तो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। ठीक है, जो दो भी थ्योरी के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वो अच्छे से पढ़कर जाना, मेरा बस कहने का ये मकसद है, क्योंकि 90% 80% श्योर हो कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, वही थ्योरी वाले क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, फिर अभी आप लोग वेट ही नहीं करना चाह रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू यूज द गिवन कंटेंट। तो ये मैंने आपको जस्ट बता दिया है। क्या, जो भी कंटेंट आपको बिना है, प्लीज अक्रॉस द बाउंड्री आपको, यू शुड बी इंटरलिंकिंग। ठीक है, कोई एग्जाम्पल कहीं से भी उठाकर आप चिपका सकते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, यूज दोज कंटेक्स्ट। ठीक है, यूज दोज कंटेक्स्ट जो भी आपको यहां पर मिल रहा है। बाकी 2-3 डेटा एग्जाम्पल्स हाइलाइट्स करके याद कर लेना हर टॉपिक का, खासकर इकोनॉमी में, तो कि आप उसको यूज कर पाए। और लास्ट में मैंने आपसे ऑलरेडी पूछ लिया कि कोई भी टॉपिक मिसिंग हो IR का तो हमें बता दीजिएगा, विल गिव यू दैट टॉपिक टू प्रिपेयर। नाउ आती है आपके क्वेश्चंस। तो आपके क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था
सर इकोनॉमी और ज्योग्राफी का पीडीएफ, तो प्लीज मोहित सर से बात कर लीजिए कब मिलेगा, और इतना तो तय है कि मिलेगा, बट कब मिलेगा प्लीज आस्क फ्रॉम हिम द एग्जैक्ट डेट, दे विल गिव यू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था ऐसे का एंटीक मुहावरा। ठीक है बेटा, ये सोचकर मत जाना कि तीसरे में हम खाली मुहावरा आएगा। ठीक है, ये सोचकर मत जाना कि तीसरे में मुहावरा ही बस आएगा। हो सकता है बिहार के कल्चर से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मंजूषा पेंटिंग। बात समझ में आ रही है आपको? समझ, अच्छा मान लो अभी मधुबनी पेंटिंग पूछ लिया, तो क्या लिखेंगे मधुबनी पेंटिंग में अभी के अभी? बात मेरी समझ में आ रही है? प्लीज डू इन दैट वे, कोई जरूरी नहीं कि वो मुहावरा पूछे। ठीक है, हो सकता है पूछ ले कुल्हड़ में चाय ले। अब तो यू नीड टू एक्सपैंड दोस टॉपिक्स। ओके, तो मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, ये सब आपको बिहार का आर्ट एंड कल्चर वगैरह सब पता होना चाहिए, तब वो होगा। कोई जरूरी नहीं हमेशा मुहावरा आएगा। और इनकेस मुहावरा आएगा तो उसमें से एक मुहावरा ऐसा रहेगा जो आपको पता होगा बेटा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ देगा वो, क्योंकि अगर 450, 500, 1000 मुहावरे सब बैठ के थोड़ी ना हम रटने बैठेंगे वहां पर। तो देर इज नो सोर्स फॉर ऐसे, ऐसे का कोई सोर्स नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे इज ऑलवेज ओपन, इट्स ऑलवेज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसके ऊपर जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर अगर जाएगा तो आराम से 500-600 वर्ड लिख लेगा। तो डोंट थिंक कि यहां पर मुहावरा आएगा। बिल्कुल मधुबनी पेंटिंग अगर आया तो यही लिखेंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स लिखेंगे, कहां हो रहा है वो लिखेंगे, ज्योग्राफी लिखेंगे, सरकारी स्कीम्स क्या है वो लिखेंगे, किस तरीके से और पैसा मिल सकता है वो लिखेंगे, थीम क्या होता है मधुबनी पेंटिंग का वो लिख देंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रेलवे स्टेशंस पर मधुबनी पेंटिंग्स बनी रहती है, वो लिख देंगे। मधुबनी पेंटिंग वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में भी आता है, वो भी लिख देंगे। तो दिमाग खुला रहना चाहिए, है ना? दिमाग खुला रहना चाहिए इन सारी चीजों के लिए। तो इन कंटेक्स्ट में आप बस और बस अपने सारे सब्जेक्ट्स याद करना एंड यू विल गेट दोस। नहीं अगर इकोनॉमिक्स में कुछ याद आया तो बोलना बेचेंगे, पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगा। ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में कुछ नहीं याद आया तो बोलना कि जनरेशन ऑन जनरेशन ये पास ऑन होता आया है, लोग इसको प्रिजर्व करके रखे। तो मैं बस ये बोल रहा हूं कि दिस इज व्हाट प्रेजेंस ऑफ माइंड इज। किसी ना किसी तरह तो आपको वो लिखना है ना, 7 8 9 वर्ड्स। कम वर्ड्स रहेंगे तो स्पेसिंग बढ़ा देना लाइंस के बीच में, थोड़ा फॉन्ट साइज लिखने का बढ़ा देना। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, किस तरीके से हैंडल करना, बट डरना मत। ठीक है, क्योंकि अगर ये एकदम दो 100% श्योर रहो, 100% श्योर रहो, 200% श्योर रहो कि अगर कोई क्वेश्चंस आपने नहीं देखा होगा, पहली बार अगर वहां देख रहे हैं, गिवन दैट कि आपने पूरा टेस्ट सीरीज लगाया है हमारा, ये कब मैं बोल रहा हूं कि आपने पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज जो हमने 68 का दिया है वो ढंग से लगाया है, गिवन दैट कि आपने क्लास ढंग से की है मेंस की। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि बी श्योर, 100 नहीं 200% श्योर रहिए कि अगर आपने नहीं देखा है तो फिर किसी ने नहीं देखा होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा है तो वो क्वेश्चन किसी ने नहीं देखा होगा, इसकी गारंटी है। नेक्स्ट इज essay is 10 to 12 pages, 10 मिनिमम 12 मैक्स, अज्यूमिंग कि 36 पेज का कॉपी आपको मिला हुआ है। ठीक है, हो सकता है कम पेज के कॉपीज मिल जाए तो वहां पर बाइट 3 कर लेना। कॉपी ऐसे का तो लिखा हुआ होगा ना, पहला 10 मिनट 5 मिनट पहले जो कॉपी मिलेगा देख लेना कितना पेज मिला है। तो जितना पेज मिला है उतना वर्ड्स होता है वो, जैसे 8 पेज मिला है तो 800 वर्ड, 10 पेज मिला है तो 1000 वर्ड। ठीक है, तो प्लस माइनस 100 किया जा सकता है, ये नहीं कि प्लस माइनस 200 कर दो। 10 का मतलब 8 पेज नहीं होता, 10 का मतलब 9। ठीक है, 8:45, 9:15, 10, उसके ऊपर तो नहीं। ठीक है बेटा, चलो
अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। बीच में पूछते हो ना तो क्या होता है ना कि मेरे दिमाग में जो चीजें चल रही होती है, जो मुझे बताना होता है, वो मिस हो जाएगा बेटा। ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं दे रहा हूं आपको, आपके जितने भी क्वेश्चन आप साइड में लिख के रख लो, पूछो अब जो पूछना है। आस्क दिस वन। क्या दिस वन है? टैकलिंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इन जीएस2 जीएसआर आईआर। जीएस2 में आईआर के लिए जो जो कंटेंट हमने आपको दिया है, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला कंटेंट प्लस जो कल क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाहर से चांसेस बहुत कम है आने के। ठीक है, तो जो भी कंटेंट आपको 64 पेज का दिया है उसको पढ़कर जाओ और 1 से 1.5 के पेज के बीच में उसको लिख कर आना है। ठीक है, तो यू कैन टैकल दिस शॉर्ट नोट्स विद दैट। ठीक है, आईआर के शॉर्ट नोट्स उसी तरीके से टैकल करने जैसे दे रखा है आपको कंटेंट में। ठीक है, और कुछ नया क्वेश्चन क्या बन जाएगा यार में? नया क्वेश्चन क्या बनेगा यार में? सब तो पूछ लिया, कुछ नहीं छोड़ा आपने। ऐसे के लिए कुछ सोर्स पढ़ने के लिए, ऐसे के लिए सबसे अच्छा सोर्स था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, बट वो पढ़ने का अब टाइम नहीं है। मैंने बोला ना बेटा, ऐसे आपको कोई सिखा नहीं सकता है। ठीक है, ये मतलब रीडिंग हैबिट में होनी चाहिए। देयर इज नो सोर्स फॉर रीडिंग। ऐसे कोई अगर बोलता है ना कि ये पेपर पढ़ लो ऐसे अच्छा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा आपको गलत रास्ते पर वो ले जा रहा है। हाँ, शॉर्ट आंसर का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है बिकॉज आप क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़ते हो। ठीक है, क्वेश्चन जितना पूछा है उतना ही बोलो। इफ दे हैव आस्क्ड यू, मैंने बोला ना, अगर आपसे पूछा है कि मेंबरशिप ऑफ G20, तो यहां पर लिखिए मेंबर्स ऑफ G20 और 20 मेंबर्स जो है काउंट करा दीजिए। 2 लाइन ऊपर पर लिख दीजिए कि G20 क्या है। लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए कि G20 जो है इस बार इंडिया में हो रहा है। कहानी खत्म। अब आप लिखोगे, मेंबर लिख दिया, फिर सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ लिख रहे हैं, तो फिर तो गया बेटा, वो तो गया। ऐसे भी उस पर नंबर मिलने नहीं है क्योंकि वो आपसे पूछा नहीं गया। ऐसे अच्छा है मेरा, बट ऑफ लेट मेंटल ब्लॉक आ रहा है। अरे नहीं यार, वो मेंटल ब्लॉक सैचुरेशन इज नॉट लाइक, वो नहीं है, वो एग्जाम की वजह से है। ठीक है, उससे नहीं डरने का आपको। ठीक है, जो भी है सैमसंग SMP610, मत डरिए। वो मेंटल ब्लॉक नहीं है, वो एग्जाम का प्रेशर है। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी नहीं मिल पाते मुझे, मतलब क्वेश्चन आंसर तो दिया टेस्ट सीरीज का सारा, मिल नहीं पाता मतलब लिख नहीं पाते आप। तो इसीलिए तो टेस्ट सीरीज था कि टेस्ट सीरीज दो, मॉडल आंसर लो और पढ़ो। हाँ, ऑब्वियसली जो आप पढ़कर जाएंगे वही पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में, तो आप सीखेंगे क्या एग्जाम में? है ना? अगर आप जो एग्जाम में पढ़कर आए, ठीक है, अब वही क्वेश्चन में खाली खाली पूछ लूं तो आप सीखेंगे कैसे? ठीक है, नया क्वेश्चन पूछ, देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन कल का नहीं बता सकता हूं। आप चाहो तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन आपको क्या सिखाया जाता है टेस्ट सीरीज में? आपको ये चीज सिखाई जाती है टेस्ट सीरीज में कि किस तरीके से आप सिचुएशन हैंडल करें। 3 घंटे आपको आपको नहीं चाहते हुए भी 3 घंटा वहां बैठना है, और 3 घंटा बैठना है तो कुछ ना कुछ तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। तो वो काम, वो भी एक काम होता है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, तो अगर आपने टेस्ट सीरीज जाने के पहले आपको नहीं पता था कि क्या क्या है, बट आने के बाद तो आपको पता है ना कि ये सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आता है, तो उसको अच्छे से करते जाना है, क्योंकि वो एग्जाम में जब आएगा, मेन बीपीएससी के एग्जाम में आएगा, तो आप उसको लिख सके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? डरना नहीं है, किसी को डरने की बात नहीं। मैंने बोल रखा है ना कि अगर आपने, जिन्होंने भी ये 68 फाउंडेशन का टेस्ट लगाया है और जिन्होंने भी क्लास करी है, एकदम डरने वाली बात नहीं है, एकदम संकोच करने वाली बात नहीं है। आपके पास अभी भी टाइम है। आप आराम से पूरा का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जो आपको दिया, आप
पढ़ जाइए उसको एक बार, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में डेटा, आईआर वाले सेक्शन में एग्जाम्पल, ठीक है, साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में एग्जाम्पल, इतना मिनिमम करके चल जाइए, आपका अच्छा हो। यू कैन गो विथ एनीवन, एनेक्डोट्स और स्टोरी। मैंने देखा बच्चों को बढ़िया कहानी लिख कर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, अच्छा ऐसे लिखा है भाई। No, it is not about it has to be submitted in different way. You can do it all in three equal ways. आप तीनों में स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, आप किसी में भी स्लो क्या बोलते हैं उसको यार, सेइंग से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप इट्स योर चॉइस टू राइट एन एसे। अब जो जिसमें अच्छा स्ट्रांग होगा आप वही लिखोगे ना। तो जैसे आप कर रहे हो आप वैसे लिखो, नो नीड टू चेंज एनीथिंग राइट नाउ। इट्स अभी के समय पर अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं बस क्या करता, मेरे पास जितना भी मटेरियल है मैं कुछ नया नहीं पढ़ता, मैंने जो टेस्ट ऑलरेडी दे रखे हैं, मैंने जो क्लासेस ऑलरेडी कर रखी हैं, उनको मैं रिवाइज करता, उनके एग्जाम्पल्स को मैं खाली दिमाग में रखता। अच्छा, इकोनॉमी में ये एग्जाम्पल्स हैं, आईआर में ये एग्जाम्पल्स हैं, इकोनॉमी में ये सारे डेटाज हैं, और टॉपिक को मन में सोचता कि चलो ठीक है, डिफेक्शन का टॉपिक आ गया, अच्छा तो मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। प्रिएम्बल का टॉपिक अगर आ गया शॉर्ट नोट में लिखने, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं मन में सोचता कि मैं क्या क्या टॉपिक्स लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं करता अगर मैं आपकी जगह होता, क्योंकि मैं ऑलरेडी आंसर सारे लिख चुका होता। अब जो लेट हो गए हैं आंसर राइटिंग में टेस्ट सीरीज में, उनके लिए तो क्या ही बोलूं मैं मतलब वैसा टीचर नहीं हूं जो मैं आपको गलत गाइड कर दूं, ठीक है, कि आप अभी भी कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बस ये बोल सकता हूं कि इट्स नॉट लेट, अभी भी 15 दिन का टाइम है, यू कैन डू इट, जस्ट रिवाइज दोस कंटेंट्स जो आपको दिए गए हैं, ओके। अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा यार, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है वो, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि मतलब उसके बाहर पूछने का चांस इज वेरी वेरी लेस। और दूसरी बात है कि उसके बाहर अगर पूछेंगे तो क्या पूछ लेंगे, थोड़ा सा वर्ड वर्ड चेंज करके पूछ लेंगे, लेकिन आंसर्स तो वही रहेगा। तो यू कैन राइट इट, अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं आपकी जगह होता तो मैं तो रिवाइज करता एकदम फटाफट, जितने भी मुझे 64 पेज का क्वेश्चन मिला होता, मैं फटाफट सबके पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब क्या, सेंटेंस वाला पॉइंट्स नहीं, मैं कीवर्ड्स नोट करता। से फॉर एग्जांपल एक दिखा देते हैं आपको, मान लो ये पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी, ठीक है। तो मैं बस खाली याद रखता चाइना, यूएस एंड रशिया, टेररिज्म, ठीक है, उसके बाद रिलेशंस विद अफ्रीका, एनर्जी, ये मेरे कीवर्ड्स होते, ठीक है। इंडियन ओशियन रीजन, इकोनॉमिक, रीजनल, स्ट्रेटेजिक, कल्चरल, और ये मेरे कीवर्ड्स होते एक पेज में, और बस मैं इसको खाली रीड कर लेता, बाकी अंदर का मटेरियल आई वुड हैव जस्ट रेड इट, क्या लिखा है अंदर, और कुछ नहीं करता मैं इसके अलावा, अगर मैं आपकी जगह होता, ठीक है। बट ठीक है, देख लेना क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पॉइंट्स काउंट करेंगे आपके आंसर्स में, ओके बेटा, ये ध्यान रखना। व्हाट इज द बेसिक टेनेट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, मैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डिस्प्यूट्स पीसफुली, ठीक है, डिस्प्यूट को पीसफुली सेटल करना है, उसके बाद कोऑपरेशन, डिसआर्मामेंट, स्टेइंग अवे फ्रॉम मिलिट्री ट्रीटीज, ये सब हम अंडरलाइन करके, यूनिटी, पंचशील, ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है, रियलिज्म, ये सारे वर्ड्स मैं दिमाग में रखता। यही करना ही है बेटा इसको, ये तुम पूरा रटने थोड़ी जाओगे लाइन बाय लाइन, किसी से संभव नहीं है, ठीक है। हो सकता है पंच, हाँ, जब मैं पंचशील कर रहा होता तो मैं पंचशील के पांचों पॉइंट्स याद करता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, अभी पूछा सकता है, 5 साल बाद भी पूछा जा सकता है। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे होती है रिवीजन, ऐसे ही करना होता है कि ये सब पढ़कर जाइए, और ऐसा नहीं, एक चीज ध्यान रखना कि बस और बस इसको खाली आईआर में यूज करेंगे, जहां हो जाए वहां यूज कर लो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट रिलेशन आ गया, पॉलिटी में इंटर स्टेट रिलेशन आ गया, तो वहां पर पंचशील के प्रिंसिपल्स आप यूज नहीं कर सकते कि स्टेट्स को म्यूचुअल रेस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे के लिए, ठीक है, लड़ाइयां नहीं करनी चाहिए,
वार्तालाप से, पीस से सेटल करना चाहिए डिस्प्यूट्स को। लिख सकते नहीं लिख सकते, ये बताओ पंचिल को वहां पर? क्या सोसाइटी का कोई क्वेश्चन आ जाए वहां पर पंचिल नहीं लिख सकते? इट्स ऑल अबाउट व्हाट? पीस एंड नॉन वायलेंस, है ना? इट्स पंचिल है क्या? पीस एंड नॉन वायलेंस। वो तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो इट्स लाइक दैट कि आप कैसे पॉइंट्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, अब सर ये एफ्रो एशियन यूनिटी को कैसे यूज करेंगे? तो एफ्रो एशियन यूनिटी को यूज नहीं करेंगे, बट यूनिटी को तो यूज कर सकते हैं ना, पॉलिटी में, सोसाइटी में यूनिटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी है, ये सारी चीजें करनी है आपको, और ऐसे ही इसको रिवाइज करना, नहीं तो पूरा तो नहीं हो पाएगा। लाइन बाय लाइन याद करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो, और किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? कुछ पूछना हो, एंड हैव ट्रस्ट। एक चीज और ध्यान रखना यार, डेली एक क्वेश्चन डीआई का लगाना ही लगाना है, अभी से लेकर एग्जाम तक। एक क्वेश्चन डीआई का डेली लगाना है। ठीक है, मेरे पास एक बच्चे का डाउट आया था कि इस तरीके का डीआई कैसे बनेगा, मैं उस पर क्लास ले लूंगा बेटा। ठीक है, आई विल टेक अ क्लास मोस्ट प्रोबेबली इन दिस वीक, 1 या 2 तारीख को, तो कर दूंगा मैं आपका, जिसने भी डाउट पूछा था डीआई का, एक क्वेश्चन का डाउट है, आई विल डू इट। बाकी तो सारा क्लास में कर दिया, एक दिन कर दूंगा मैं वो। और कुछ किसी को कुछ पूछना हो? हाँ, कैलकुलेटर सिंपल वाला जो आता है यार, कैलकुलेटर लेना है। आप एग्जामिनेशन आप गए थे वहां पर एग्जामिनेशन देने के लिए? कॉन्फिडेंट इन डीआई, थैंक्स सर। मॉडल नंबर तो याद नहीं है मुझे क्या है एग्जैक्ट मॉडल नंबर, बट फोटो याद है मुझे कौन सा कैलकुलेटर है। ओके सूरज, आप क्या करना ना, आप एक बार मोहित सर से बात कर लेना, वो आपको मॉडल नंबर बता देंगे। ठीक है, एग्जैक्ट मॉडल नंबर मुझे याद नहीं, वो फोटो याद है मुझे, कैलकुलेटर का मॉडल नंबर नहीं याद है यार। ठीक है, तो आप एक बार ना मोहित सर से अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा, आप मोहित सर को कॉल कीजिए और कैलकुलेटर के बारे में पूछिए, वो बताएंगे आपको। ठीक है, और डीआई जरूर बनाइएगा डेली बेसिस पर। डीआई में पूरा मार्क्स आएगा, जिसने भी क्लास करी है, प्लस जो मैथ्स और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जिनको भी जरूरत नहीं पड़ी, आई होप कि आपको डीआई में पूरा मार्क्स आए, बिना उसके तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, चलो, so that will be all from, we have to write more than what is asked। देखो 38 मार्कर में क्या होता है बेटा, कभी कभी सुनो मेरी पूरी बात, 38 मार्कर में कभी कभी क्या होता है कि वी आर आउट ऑफ कंटेंट, है ना? जो पूछा है, हो सकता है 3-4 पॉइंट्स अपने दिमाग में हो और उसके बाद हमारा दिमाग गायब, इसके आगे तो हमें आता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं 3-4 पॉइंट्स को 4 पेज में लिखने की कोशिश करेंगे, तो हमें ज्यादा लिखना होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक पैराग्राफ में हमने कुछ लिखा, उसके बाद एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस कराया, फिर दूसरे पैराग्राफ में कुछ लिखा और उसके बाद दूसरे पॉइंट को इंट्रोड्यूस कराया, तो ऐसे करके पेज भरने होंगे। और ध्यान यही रखना कि रिपीट मत करना, डोंट, अच्छा ये तो बताया नहीं, डोंट रिपीट द पॉइंट्स, इट्स अनोइंग फॉर एग्जामिनर कि आप एक ही पॉइंट शुरू में लिखे और फिर इसको रिपीट कर दियो, डोंट डू दैट, इट्स अनोइंग फॉर देम टू चेक द कॉपीज। हाँ, चैलेंजेस सजेशंस लिखिए, मान लीजिए 2-3 पॉइंट्स के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा, तो चैलेंजेस लिख दीजिए, वे फॉरवर्ड लिख दीजिए, सजेशंस लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन कंप्लीट दोस क्वेश्चंस, आधा अधूरा छोड़कर मत आना, वैसे भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, डू इट, यू कैन डू इट। ओके, मतलब ये कब बोल रहा हूं, जब आपके पास पॉइंट्स कम हो जाए, बेटा लिखना तो है ही ना, छोड़ के तो नहीं ना आ जाओगे। अगर आपको 4 पेज मिला है उसके लिए लिखने के लिए, और आपका कंटेंट एक ही पेज में खत्म हो गया, तो छोड़ के तो नहीं आ जाओगे 3 पेज, वैसे भी नंबर नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है गलत मत लिखना। ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर लिख लेना। ठीक है, और पॉइंट्स जो होंगे, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, 3-4 पॉइंट जो तुम्हें पता होंगे, उसको एकदम अंडरलाइन कर देना। Sir, whatever topics have been asked in polity till now will be sufficient.
होना चाहिए यार सफिशिएंट, क्योंकि कुछ छोड़ा नहीं है मैंने वहां पर। सारे क्वेश्चन का तो लेवल आपको दिख ही रहा होगा। तो इस बार सारे क्वेश्चंस इधर से बन के गए हैं। सर कैन ओनली राइटिंग कीवर्ड्स एंड नॉट एक्सप्लेनिंग द सेम? नो 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 नो, यू हैव टू एक्सप्लेन। सिर्फ कीवर्ड लिखने से काम नहीं चलेगा, एक एक लाइन तो आपको लिखना ही होगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसे आप लिखोगे तो आपको लिखना होगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है। जिन्होंने पिछले साल मेंस का टेस्ट सीरीज दिया था और जिन्होंने इस साल टेस्ट सीरीज दिया है मेंस का, क्वेश्चन का लेवल आपने देखा अलग है। इस तरीके के लेवल का क्वेश्चन है जो बीपीएससी पूछने जा रहा है आपसे इस बार। ठीक है, तो अगर आप उसके लिए रेडी है ना, उसके नीचे का लेवल अगर पूछेगा तो आप आराम से कर लोगे, है ना। इफ यू आर आपका लेवल ये है, उसके नीचे के क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन मान लो आपको मैं इतना ही दूर तक कराऊं और इधर से क्वेश्चन पूछे तो कैसे लिखोगे, है ना। तो जितने क्वेश्चंस पूछे हैं, टॉपिक्स पूछे हैं, आई थिंक इट्स सफिशिएंट। बाकी अगर कुछ आ गया तो उनसे आप बनाकर लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो। और भी किसी को कुछ पूछना हो? टाइम अप हो रहा है मेरा, मतलब इन द सेंस आई एम एक्सीडिंग माय लिमिट। कोई पता है, आई एम पेशेंट। एनीथिंग बेटा, किसी को कुछ पूछना हो? मैं सबको समय देता हूँ, ऐसा नहीं है कि बीच में समय नहीं मिलेगा, सबको समय मिलेगा। इफ यू हैव टाइम, सोचो आराम से। शेयर दिस लिंक ऑन यूट्यूब। ठीक है, बोल देंगे मोहित सर को। मेरे को क्या हुआ है, मुझे ना स्पाइनल कॉर्ड में सर्जरी हुई है। आई एम नॉट अलाउड टू सिट मोर देन 1 आवर। 1 घंटे से ज्यादा मुझे बैठना अलाउड नहीं है। बैठना मतलब कि 1 घंटे के बाद आई शुड टेक रेस्ट लाइक दिस। ओके, सो दैट्स व्हाई। तो बाकी जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जिनका भी टेस्ट पेपर, आई एम लाइव फ्रॉम बिहार, मुंगेर। आई एम फ्रॉम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, मेरा घर है यहाँ पर। मैं पहले जॉब में था, आई वॉज इन जॉब। सो आफ्टर माई सर्जरी आई हैव टू लीव दैट। मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, मुझे कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। जाएंगे कैसे यार, चल ही नहीं पाते हैं तो जॉब क्या करेंगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू आस्क? मुझे अपने बारे में बताने में क्या कोई शर्म नहीं है। नहीं चल पाता हूँ तो क्या करूँ। बच्चों, कुछ भी पूछना हो, ऐसा नहीं है कि आप अभी सारा पूछ लें। अगर आपको बाद में भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगली क्लास जब भी लाइव होगी हमारी, आई विल लेट यू नो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स मिलेगा ना, उसके अगले दिन हम लाइव करेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है उसमें। नहीं तो इतना डेटा है, कितना रटोगे। तो पहले से याद करने का था, अगर क्लास कर लिया होता तो याद हो जाता। बहुत डेटा है उसमें, परेशान मत होना। इकोनॉमिक्स वाला अच्छा, एक चीज बताना, इकोनॉमिक्स वाला जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो उससे परेशान मत होना देखकर। ठीक है, बहुत डेटा है उसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो ध्यान रखना, उतना ही करके जाना, ज्यादा नहीं करना है। चलो, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड देन। बाय बाय बेटा।